हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं सॉल्व करवा रही हूं, तो ये ऑनलाइन वाले पेपर हैं। इसके पहले मैं जनवरी 2021 तक ऑफलाइन वाले पेपर सॉल्व करवा चुकी हूं। तो इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं एसएसटी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ, ईवीएस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ, और पेपर फर्स्ट के मैथ्स पेडागोजी के भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, पॉलिस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं। कारण दिया गया है, संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो पॉलिस्टर जो है एक संश्लेषित रेशा है जो एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइमीन से बना होता है। तो ये सूती कपड़ों की अपेक्षा जल्दी सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को दिए गए सही क्रम में भरते हैं। यहाँ फिल करना है। लिखा है, एक रक्ताभ भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है। यह शरीर की बृहत्तम ग्रंथि है। यह स्रावित करती है, जिसका भंडारण में होता है, और यह के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या भरना है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो पहले में तो यकृत भर देंगे। यह स्रावित करती है, तो यकृत क्या स्रावित करता है? ये पित्त का स्रावण करता है। यहां भरेंगे पित्त, जिसका भंडारण में होता है। तो पित्त का भंडारण किस में होता है? पित्ताशय में। यहां भरा जाएगा पित्ताशय। और यह के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहले भरा जाएगा यकृत, फिर पित्त, फिर पित्ताशय और वसा, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो आप लोगों को याद रखना है यकृत। अगला प्रश्न है, भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े स्वरूपों की पहचान की गई। जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं, वे कहलाती हैं। इन फसलों के दो उदाहरण हैं। तो अभी जो समय चल रहा है इसी फसल का चल रहा है जो इस प्रश्न में पूछा गया है, जो नवंबर के मध्य में बोई गई थी और अभी ये काटी जाएंगी। कुछ कटनी शुरू भी हो गई होंगी और कुछ अप्रैल मई में काटी जाती हैं। तो ये फसलें कौन सी कहलाती हैं? रबी की फसलें कहलाती हैं। और इनके दो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? गेहूं है, सरसों है। इसके अलावा रबी की फसल में और क्या क्या आता है? चना, मटर, मसूर, अलसी, ये सभी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। यहाँ भरा जाएगा रबी, और यहाँ इनके दो उदाहरण गेहूं और सरसों। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी याद रखिए। रबी के बारे में बता दिया। खरीफ की फसल होती है। इस फसल में क्या होता है? इसकी बुआई की जाती है मई से जुलाई माह तक की जाती है। और काटी कब जाती हैं ये फसलें?
अक्टूबर नवंबर तक ये यानी अक्टूबर तक काट ली जाती हैं, क्योंकि अगली फसल का समय हो जाता है नवंबर में रबी की फसल का, इसके पहले ही इन्हें काट लिया जाता है। एक और फसल होती है जायद की फसल। इसमें क्या है, मार्च अप्रैल महीने में इन्हें बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। जब अभी रबी की फसल काट ली जाएगी उसके बाद खेत खाली हो जाएंगे तो उसमें जायद की फसल उगाई जाएगी। इसमें क्या क्या उगाया जाता है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, ये सब जायद की फसल में उगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिया गया मौसम चार्ट किसी भारतीय शहर के 1991 से 2021 के पहले 7 महीनों के मौसम का औसत दर्शा रहा है। अधिकतम तापमान जनवरी में इतना है, आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट को। फरवरी के तापमान लिखे हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। न्यूनतम लिखा है, ये आप देख सकते हैं न्यूनतम में, और आर्द्रता लिखी हुई है। अब इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से उपरोक्त चार्ट किस शहर का हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि मई और जून में टेम्परेचर देखिए, अधिकतम कितना है 38.8 डिग्री सेल्सियस, और जून में भी 37.4 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम कितना है 24.3 डिग्री सेल्सियस, और जून में कितना है 26.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये कोई ऐसा शहर है जहाँ गर्मी अधिक नहीं होती है, क्योंकि अपने यहाँ गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। तो कोई ठंडा शहर है, तो इसमें विकल्प में आप देख लीजिए, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। ये जो चार्ट है ये शिमला शहर का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हल्की गर्मियाँ पड़ती हैं और सर्दियों के महीनों में बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ पर। तो सर्दियों का तापमान आप लोग देख लीजिए, न्यूनतम 7.5 डिग्री, 10.2 डिग्री जनवरी में। तो यहाँ पर सर्दियाँ, ठंडी सर्दियाँ और बर्फीली सर्दियाँ होती हैं। शिमला इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है, और कारण में लिखा है वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है। तो इसमें अभिकथन गलत है और कारण सही है, यानी कि ए असत्य किंतु आर सत्य। तीसरा विकल्प इसमें सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब अभिकथन क्यों गलत है, इसमें लिखा है फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। केरोसिन में भंडारित नहीं किया जाता, इसे जल में भंडारित किया जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ संपर्क को रोकने के लिए इसे जल में भंडारित किया जाता है। अब केरोसिन में किसे रखा जाता है ये भी तो याद रखना है। तो केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, भ्रमित नहीं होना है। सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में और फास्फोरस को जल में। अगला प्रश्न है, यदि किसी सतह पर वस्तु विरामावस्था में है तब तक उस पर कार्य करते बलों के विषय में निम्नलिखित में से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। पहला है उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, संतुलित बलों के बहुत युग्म उस पर कार्य कर रहे हैं। तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है या संतुलित बलों के बहुत युग्म उस पर कार्य कर रहे हैं, बी या सी इसमें सही हो सकते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। संतुलित बल क्या होता है? किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों के परिणामी बल को संतुलित बल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों जीवों की छोटी आंत काफी लंबी होती है। कारण लिखा है मांस की अपेक्षा सेल्यूलोज को पचाना अधिक कठिन है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट का स्वरूप नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है चूना पत्थर, दूसरा है चौक, तीसरा है संगमरमर और चौथा है बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्वरूप नहीं है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्वरूप नहीं है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO। चौथा विकल्प इसमें सही है। बाकी ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही स्वरूप हैं। अगला प्रश्न है, गैसों के द्रवीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी? पहला विकल्प है तापमान में वृद्धि और दाब में ह्रास, दूसरा है तापमान एवं दाब दोनों में वृद्धि, तीसरा है तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि और चौथा है तापमान एवं दाब दोनों में ह्रास। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। गैसों के द्रवीकरण में तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि सहायक होगी। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। लिखा है स्तंभ 1 के मिश्रण को स्तंभ 2 में दिए गए उसकी पृथक्करण विधि से सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिला लेते हैं। बुरादा और जल, इसे कैसे पृथक कर सकते हैं? तो बुरादा और जल को मिला दिया जाए तो हम इसे छान लेंगे, तो जल और बुरादा अलग हो जाएगा। अब आयोडीन और रेत को मिला दिया जाए तो कैसे अलग होगा? तो इसे ऊर्ध्वपातन से अलग करेंगे। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वह सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, यानी किसी पदार्थ का तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आयोडीन और रेत को ऊर्ध्वपातन से पृथक करेंगे। अगला लिखा है लवण और जल, तो इसे कैसे अलग अलग करेंगे? तो इसे करेंगे वाष्पीकरण से और दही और क्रीम को अपकेंद्रण से। वाष्पीकरण क्या होता है? जब इसमें लवण और जल को मिला देंगे तो क्या करेंगे, इसे गर्म किया जाएगा और गर्म करेंगे तो जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगा और लवण उसमें नीचे एकत्र हो जाएगा। अपकेंद्रण क्या है? इस प्रक्रिया में मिश्रण को अपकेंद्रण क्या है? इसमें क्या किया जाता है? मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है जिससे सघन क्रीम हल्के दही से अलग हो जाती है। तो इस क्रम में कौन सा विकल्प सही है? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन है। लिखा है एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। एक समतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है और एक उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो इस प्रश्न में सही बताना है, क्या सही है? तो एक अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अवतल लेंस जो होता है ये केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। समतल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बना सकता है और उत्तल दर्पण जो है केवल आभासी प्रतिबिंब ही बना सकता है, लेकिन अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है नल का जल विद्युत का सुचालक है। कारण दिया गया है नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियां होती हैं। तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। पहला विकल्प इसमें सही है।
अब सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, प्रश्न इनसे बन जाता है। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं सुचालक कहलाते हैं, और जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों के रूप में है। पहला विकल्प है प्याज सलजम, दूसरा है सलजम गाजर, तीसरा है गाजर आलू और चौथा है आलू मटर। जड़ें पूछी गई हैं। सलजम और गाजर दोनों ही जड़ें हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु रोगों का एक युग्म है, यानी ऐसा युग्म बताना है जो जीवाणुओं से फैलता है। पहला विकल्प है हैजा टाइफाइड, दूसरा है टाइफाइड खसरा, तीसरा है खसरा एड्स और चौथा है खसरा चेचक। तो हैजा और टाइफाइड ये जीवाणुओं से फैलते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। खसरा विषाणु से फैलता है तो इसीलिए दूसरा विकल्प गलत हो गया। इसमें भी खसरा दिया गया है और एड्स, तो ये दोनों ही विषाणु यानी वायरस से फैलते हैं, इसीलिए ये भी गलत हो गया। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है एक चुंबक को लंबाई के 4 बराबर भागों में काटा गया। नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के समान होगी। दूसरा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी। तीसरा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से आधी होगी। और चौथा है प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 4 गुना होगी। ध्रुव शक्ति क्या होती है ये भी तो जानना आवश्यक है। तो किसी चुंबक की ध्रुव शक्ति क्या होती है, चुंबकीय सामग्री को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, उसे ही कहते हैं ध्रुव शक्ति। अब चुंबक को 4 बराबर भागों में काट दिया गया है, तो नए टुकड़ों की जो ध्रुव शक्ति है मूल चुंबक से 1/4 होगी। दूसरा विकल्प इसमें सही है, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की 1/4 होगी। अगला प्रश्न है एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपनी मित्र के घर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर जाती है और वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। इसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। औसत गति पूछी गई है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसे जाने में कितना समय लगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में चाल। तो समय निकालेंगे पहले जाने के लिए निकालेंगे, तो दूरी है 10 किलोमीटर और चाल कितनी है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसे काट देंगे, 5 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 बार। इतना आया 5/6 समय। अब वापस आती है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूरी तो 10 किलोमीटर ही है, तो 10/18। 2 से इसे भी काट देंगे, 5 बार कट जाएगा और 5/9 हो जाएगा। कुल समय कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय निकल कर आएगा 5/6 और 5/9 को जोड़ेंगे तो कुल समय निकल कर आएगा 25/18। औसत गति पूछी गई है प्रश्न में, तो क्या करेंगे, कुल दूरी कितनी है 10 किलोमीटर वह गई, फिर 10 किलोमीटर वापस आई, कुल दूरी है 20 और समय कितना निकाला 25/18, ये घंटे में है। तो कुल दूरी बटे कुल समय 25 और ये नीचे आएगा 18 और ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा 18। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला विकल्प इसका उत्तर आएगा 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न है जल को एक तापमानीय द्रव प्रयुक्त न करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। पहला है यह पारदर्शी है, इसका प्रसार गुणांक उच्च है, अन्य द्रवों की तुलना में इसका हिमांक उच्च और क्वथनांक निम्न है। तो इसमें बताना है कौन से विकल्प सही हैं।
तो इसका प्रसार गुणांक उच्च है, ये सही है। अन्य द्रवों की तुलना में इसका हिमांक और क्वथनांक निम्न है, ये सही है। बी और सी इसमें सही है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक जल को एक तापमानी द्रव प्रयुक्त ना करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। बी और सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 में दी गई विधि को स्तंभ 2 में दिए गए उसके वर्णन से सुमेलित कीजिए। पहला लिखा है, इसमें गलत लिख गया है, ये पाश्चुरीकरण है, पाश्चुरीकरण। तो इसे किससे मिलाएंगे। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए दूध को उबालना और आकस्मिक ठंडा करना, इसे 2 से मिलाएंगे। किण्वन, इसे मिलाएंगे ईस्ट की क्रिया द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना। टीका लगाना, इसे किससे मिलाएंगे, किसी पशु के शरीर में उसकी प्रतिरोधकता अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए निष्क्रिय या कमजोर रोगकारक जीवाणु डालना, इसे चौथे से मिला देंगे। और परिरक्षण को पहले से मिला देंगे। भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए उसमें विशिष्ट पदार्थों को डालना, इसका मतलब है दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये ऑनलाइन वाला पेपर था, इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।